गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टेंथ क्लास की नई बैच शुरू हो चुकी है और हम आज से ही सोशल साइंस का सिलेबस हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग से हम शुरू करने वाले हैं। आपको बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना है। आपको अच्छे से एक एक टॉपिक्स पूरे इस चैप्टर के आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। सो हम शुरू करते हैं फिर यहीं से। पहली लाइन आपकी यही है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। उन 3 ऑर्गन्स में से सबसे पहले होता है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है उसमें लॉस आर मेड, यानी कि लॉस बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जो लॉ बनाए जाते हैं, कोई एक्ट आता है, बिल आता है, ठीक है, फिर उससे फिर आगे एक लॉ बनता है। इसके बाद आता है फिर सेकंड ऑर्गन, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम इनका होता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं पब्लिक में। फिर आता है थर्ड ऑर्गन, जिसका जिसका नाम है जुडिशरी, ठीक है, यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट कोर्ट है, ठीक है। तो वो इसी में आते हैं। तो वो लोग चेक करते हैं कि ये जो लॉ बनाया गया है ये ठीक से बना भी है या नहीं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे लोगों के राइट्स छीने जाए, ठीक है। तो उस लॉ को क्रॉस चेक करने का काम होता है जुडिशरी का। तो इस तरह से ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो अपने आप में हर एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसको बुक में एक नाम भी दिया गया है, इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग, ठीक है। यानी कि बहुत समझदारी से इसको पावर शेयरिंग किया गया है इसमें 3 पार्ट्स के अंदर, जिससे डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके किसी भी कंट्री के अंदर। अब इसके बाद फिर आता है आपका सेकेंड टॉपिक, इस पर हम मूव करते हैं। तो अब आपका सेकंड टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका, अपनी बुक में बेल्जियम और श्रीलंका का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से एक कंट्री ने पावर शेयरिंग की तो वो कामयाब हुआ, ठीक है, और कैसे एक दूसरी कंट्री ने पावर शेयरिंग नहीं की और अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया टाइम पर, तो उससे कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ी है अपनी कंट्री लेवल पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेल्जियम को। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, पहली चीज़ तो ये है। अब बेल्जियम का जो साइज़ है, यानी कि वर्ल्ड मैप में जो बेल्जियम का जोग्राफिकल साइज़ है, वो एक्चुअल में इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा से के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही है, बल्कि उससे भी थोड़ा छोटा ही है बेल्जियम। और ये एक कंट्री है, इंडिया में एक स्टेट है हरियाणा, बट उससे छोटा एक कंट्री है यूरोप के अंदर बेल्जियम। सेकेंड चीज़ कि बेल्जियम की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इसकी, जो हरियाणा की जो आबादी है 2 करोड़ के आसपास है, उसकी आधी पॉपुलेशन है बेल्जियम की। यानी कि ओनली 1 CR, 1 करोड़ के आसपास आबादी है बेल्जियम की। सेकेंड चीज, इसके अलावा जो बेल्जियम है वो किन किन कंट्रीज़ की बॉर्डर्स टच करता है, यानी उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है बेल्जियम के आसपास, ये भी हमें देखना है। तो एक्चुअल में जो बेल्जियम है, ठीक है, वो एक फ्रांस है, नीदरलैंड है, इसके अलावा जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ये कुछ कंट्रीज़ है जिसकी बॉर्डर्स को ये टच करता है बेल्जियम। इसके बाद आता है इसका एथनिसिटी। अब ये एक वर्ड भी आया है और इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली इसका नॉर्मल सा एक मीनिंग होता है टाइप्स ऑफ पीपल, यानी कि अगर किसी कंट्री का अगर एथनिक कंपोजिशन आपसे पूछा जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पर कितने टाइप्स के लोग रहते हैं। और ये टाइप्स ऑफ पीपल किस कैटेगरी की वजह से? लैंग्वेज के बिहाफ पर, लैंग्वेज है, फिजिकल अपीयरेंस है, और रिलीजन के बिहाफ पर, वहाँ पे कौन कौन सा धर्म है वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से धार्मिक लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी कम्युनिटी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पीपल, इस तरह से उनको सोशल डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं एथिक, इसको हम कहते हैं एथनिक कंपोजिशन, ठीक है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बेल्जियम का, वो कैसे हम आगे समझेंगे। अब हम बेल्जियम का जो जोग्राफिकल, ठीक है, रीजन है, हम उसको समझते हैं। तो यह है फ्लेमिश रीजन, और सेकंड है इसका एक वेलोनिया रीजन, यानी 2 अलग अलग रीजन में ये डिवाइडेड है। तो जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पर एक्चुअली डच स्पीकर या डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग पाए जाते हैं मेनली। और पूरे जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, उसका 59% हिस्सा डच लैंग्वेज बोलता है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग 40% है वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे बच गया 1% और, तो वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी कि 59% यहाँ पर डच बोलने वाले लोग हैं। तो जब भी किसी कंट्री के अंदर 50 से ऊपर फिगर जा रहा है, ठीक है, तो वो आता है मेजॉरिटी की कैटेगरी में आता है, यानी मेजर। तो मेजॉरिटी कैटेगरी क्या है? 59% है। 50 से ऊपर गए तो मेजॉरिटी कौन बन गया? डच स्पीकर, डच बोलने वाले लोग हो गए मेजॉरिटी। और 50 से कम जितने भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो आ जाएगी माइनॉरिटी के अंदर। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कौन कौन सी कंट्री है, माइनॉरिटी कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? फ्रेंच है और जर्मन, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले सिर्फ 41% है और जर्मन बोलने वाले सिर्फ 1% है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो कैपिटल है बेल्जियम का, उसका नाम है ब्रुसेल। और ब्रुसेल के अंदर बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है, वहाँ पर तो डच बोलने वाले सिर्फ 20% ही है। यानी कैपिटल जो है बेल्जियम का, वहाँ की बात हो रही है कि वहाँ पर सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं और 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी कंट्री में तो मेजोरिटी डच है, ठीक है, और जो कैपिटल है वहाँ पर मेजोरिटी कौन है? फ्रेंच बोलने वाले हैं। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे ना, यानी फ्रेंच स्पीकर जो थे, वो बहुत ही पावरफुल लोग थे, ठीक है, यानी कि रिच और पावरफुल थे वो लोग काफ़ी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो डच बोलने वाले लोग हैं उनके अंदर हेड बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि असल में ये हो रहा था कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है और जो एजुकेशन का जो बेनिफिट है, ठीक है, ये सबसे पहले किसको मिलता था? फ्रेंच लोगों को मिलता था। ये यानी कि डच लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाती थी चीज़, सबसे पहले ये लोग उसका बेनिफिट उठाते थे, उसके बाद कहीं जाकर डच लोगों को उसका फ़ायदा मिलता था। तो इससे क्या हो रहा था कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे पैदा होने लग गया, यानी कि दोनों कम्युनिटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो असल में ये इसका पूरा हमने सीनेरियो समझा, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सब चीज़ें हमने समझ ली है। अब हम मूव करते हैं श्रीलंका पर, कि श्रीलंका में किस तरह के इश्यूज थे। जो श्रीलंका है, अब हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। तो श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका मौजूद है इंडिया के नीचे वाले हिस्से में, और काफ़ी छोटी कंट्री है ये भी। और यहाँ की आबादी भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है, यानी 2 CR यहाँ की पॉपुलेशन है। अब टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है, 74% पीपल, 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। और जो उसके अलावा 18%, यानी कि 18% लोग ऐसे थे जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। तो 7% लोग ऐसे थे जो मिक्स लैंग्वेजेस बोलते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो स्पीकर है, ठीक है, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, यानी कि बौद्ध जो रिलीजन है ना, बुद्ध जो रिलीजन है उसको फॉलो करते थे। जो उसके अलावा जो तमिल स्पीकर है, वो तमिल बोलने वाले जो लोग हैं 18%, वो मोस्टली हिंदू और मुस्लिम्स थे। और उनके अंदर भी, उन 18% के अंदर भी दो अलग अलग कैटेगरी है। एक तो है वहाँ के नेटिव तमिल, ठीक है, यानी कि वो वहीं पर रहने वाले, वहीं जो पैदा हुए लोग हैं, ठीक है, वहीं जिन्होंने अपना बर्थ लिया है, ठीक है। तो वो नेटिव तमिल थे उसमें 13% के आसपास। और जो रिमेनिंग 5% है वो एक्चुअल में माइग्रेट उन्होंने किया था, यानी कि जब इंडिया गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर ने कुछ लोगों को, यानी कुछ मजदूरों को तमिलनाडु से, ठीक है, यहाँ पर लेकर आए थे टी फार्मिंग के लिए, ठीक है, जब से वो यहीं पर है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में वहाँ के नेटिव नहीं है। तो 5% लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करके वहाँ पर तमिल में श्रीलंका में आए थे। श्रीलंका में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, आप देख रहे होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, वहाँ पर मेनली तमिल बोलने वाले, तमिल स्पीकर वहाँ पर रहते थे उस रीजन के अंदर। उसके अलावा जो बाकी जो एरियाज़ है पूरे श्रीलंका में, वहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स रहते थे बाकी रीजन के अंदर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ ईस्ट में जो तमिल रहते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको आगे समझ में आई ये चीज़ ये भी, क्योंकि एक्चुअल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको समझना होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में तमिल स्पीकर रहते थे। तो हमने असल में बात की है प्रॉब्लम की, कि असल बेल्जियम और श्रीलंका का जो जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा था। अब वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई और उसको गवर्नमेंट ने किस तरह से हैंडल किया, हम उसे समझेंगे। सबसे पहले हमें जो टॉपिक हमारी बुक में दिया गया है, ठीक है, वो श्रीलंका के बारे में ही है। तो श्रीलंका के बारे में एक यहाँ पर टॉपिक का नाम आया है मेजोरिटेरियनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब मेजोरिटी के हाथ में, जब मेजोरिटी किसी कंट्री पर रूल करे
और रूल करते करते वो जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें, साइड में कर दें, और सिर्फ अपने ही रूल के बिहा पर अपने ही पावर के हिसाब से सारे रूल्स चेंज करते हुए चले और अपनी सुप्रीमेंसी वहाँ पर लॉन्च कर दें उस कंट्री के अंदर। तो ये कहलाता है आपका मेजॉरिटेरियनिज्म। तो अब जो श्रीलंका है वहाँ पर 1948 के अंदर, 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी। जो मेजॉरिटी थी, ठीक है, सिन्हाला जो स्पीकर्स थे उन्हीं का असल मेनली कंट्रोल था, यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी मेनली कंट्रोल उन्हीं के हाथ में आया। अब होता यहाँ पर ये है कि इसी से प्रॉब्लम शुरू हुई आगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एक्चुअल में श्रीलंकन्स ने, जो सिन्हाला स्पीकर्स ने फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का, और उन्होंने फाइनली 1956 के अंदर, 1956 में एक लैंग्वेज पॉलिसी लॉन्च की, एक लैंग्वेज पॉलिसी एक्ट उन्होंने पास किया पार्लियामेंट के अंदर। और वो एक्ट में ये था कि अब श्रीलंका के अंदर ओनली सिन्हाला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि सिन्हाला को वहाँ की उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है सब इसी लैंग्वेज में आएगी। अब इससे हुआ ये कि जो तमिल स्पीकर थे उन्हें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं की थी उन लोगों ने, क्योंकि उनका भी तो, वो तो माइनॉरिटी है, उनका भी तो राइट्स है, उनका तो जो कल्चर है वो खतरे में आ चुका है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू हुआ कि इन्होंने एक लैंग्वेज इम्पोज कर दी, और उस लैंग्वेज इम्पोज करने की वजह से वहाँ की जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स खतरे में आ गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि फिर वहाँ पर जो सिन्हाला स्पीकर्स है, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, फिर उन्होंने एक और पॉलिसी लॉन्च की, और उस पॉलिसी के अंदर ये था कि प्रेफरेंशियल पॉलिसी थी वो, यानी कि जब भी कोई बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है सबसे पहले वो किसको मिलेगा, सिन्हाला स्पीकर को ही मिलेगा ओनली। उसके बाद फिर कहीं जाके तमिल स्पीकर उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत ले पाएंगे अगर बचेगा तो। ये एक और उन्होंने चीज़, एक और एक्ट वहाँ पर लेकर आई है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मतलब कि जैसे किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले कौन उसमें एडमिशन लेंगे, सिन्हाला स्पीकर। किसी एडमिशन, कोई एडमिशन वाली पॉलिसी है, या कहीं पर आप समझ लीजिए गवर्नमेंट जॉब मिलना है, तो सबसे पहले वो इन लोगों को मिलेगी, सिन्हाला स्पीकर को मिलेगी। उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, ठीक है, उसका सबसे पहले बेनिफिट किसको मिलेगा, सिन्हाला स्पीकर को मिलेगा। ये एक और वो चीज़ लेकर आया जिससे और कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ना, यानी कि जो तमिल स्पीकर थे वो अपने आप को सेपरेट महसूस कर रहे थे इस चीज़ की वजह से। अब सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड जो पॉइंट था, ठीक है, वो जो इन लोगों ने सिन्हाला स्पीकर्स ने जो अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया, वो बहुत ही ख़तरनाक था। एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया, सिन्हाला स्पीकर्स ने, अब आपको पता है ये चीज़ कि सिन्हाला स्पीकर कौन थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी कंट्री में अब ओनली बौद्ध रिलीजन ही फॉलो किया जाएगा, उसके अलावा कोई और रिलीजन फॉलो नहीं किया जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ कि इससे कंप्लीटली वो लोग अपने आप को आइसोलेट महसूस करने लग गए। तमिल स्पीकर जो थे वो अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट फील करने लग गए। अब यहाँ पर एक चीज़ हुई कि जो तमिल स्पीकर थे अब उन्होंने भी अपना एक स्ट्रगल शुरू कर दिया, और अब उन लोगों ने जो स्ट्रगल शुरू किया तो उसमें उन्होंने डिमांड की कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, जहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी है हम लोगों की, तमिल स्पीकर की, उसको एक अलग सेपरेट स्टेट कर दिया जाए, ताकि हमें भी एक रीजन ऑटोनॉमी मिल सके, और हमारे भी कुछ हम भी अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर सके, क्योंकि आप लोग तो हमें राइट दे नहीं रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें। बट ये फिर भी उनकी डिमांड को उन्होंने बिल्कुल अवॉइड करा, अनसुना कर दिया। तो इससे ये हुआ कि फाइनली 1980 के अंदर, 1980 के अंदर तमिल स्पीकर्स ने एक अलग स्टेट की डिमांड कर ली कि अब हमें अपने आप से अलग कर दीजिए, हम खुद अपने लेवल पर ही अपना स्टेट फॉर्म कर लेंगे और अपनी पॉलिसीज़ खुद बना लेंगे, जिसका नाम है तमिल इलाम। इस लेवल पर वहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे, और हालात इस लेवल पे बिगड़ गए वहाँ पर कि फिर सिविल वॉर वाली कंडीशन आ गई। अब ये सिविल वॉर वर्ड जो है ये काफ़ी हाईलाइटेड है चैप्टर के अंदर। सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाना, यानी कि वॉयलेंटली अब लोग अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, और मारपीट वाला एलिमेंट भी उसके अंदर शामिल हो चुका है। यानी कंट्री के अंदर ही दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही है वॉयलेंटली, तो ये एक्चुअली सिविल वॉर कहलाता है। इस लेवल पर हालात बिगड़े, और फाइनली फिर 2009 के अंदर फाइनली ये एंड हुआ, ये सिविल वॉर एंड हुआ। और अभी भी वहाँ के हालात काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहाँ पर है, और अभी भी वही चीज़ें सब चल रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब इससे अलग हटकर जो बेल्जियम ने किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया, हैंडल किया, ठीक है, हम समझते हैं बेल्जियम में। टॉपिक का नाम है
अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अब बेल्जियम में किस तरह से गवर्नमेंट ने इस सब चीज़ों को संभाला, सब चीज़ों को कुछ पॉइंट्स में, एक्चुअल में बुक में कुछ पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना होगा, सबसे पहले अपना जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर एक चीज़ पास करवाई, ठीक है। वो ये था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डच और फ्रेंच स्पीकर है, ठीक है, तो जो टोटल मिनिस्टर है उनमें, उन मिनिस्टर्स के अंदर 50% जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो डच स्पीकर रहेंगे और रिमेनिंग 50% फ्रेंच स्पीकर रहेंगे। यानी कि दोनों को इक्वली डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके इस चीज़ का, ये लैंग्वेज इशू का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके, इसीलिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये था आपका। अब सेकंड पॉइंट ये था कि जब कुछ कुछ स्पेशल लॉज जब बनाए जाते थे तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी वोट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब जो मिनिस्टर्स 50% डिवाइड किए गए हैं, यानी कि हाफ ऑफ डिवाइड किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं, जिसमें आधे तो डच स्पीकर है और आधे फ्रेंच स्पीकर है। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब भी कोई लॉ लाया जाता था पार्लियामेंट के अंदर तो उस लॉ को अप्रूव करने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते थे, यानी कि मेजॉरिटी वोट चाहिए होते थे। तो अब दोनों कम्युनिटी जब एग्री करेगी तब जाकर कोई बिल पास हो पाएगा। तो ये एक बेनिफिट उनको इस चीज़ से हुआ। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी, यानी कि अब स्टेट लेवल पर भी एक सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जिससे कि स्टेट लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है वो अपने लेवल पर ही रिजॉल्व कर सके और किसी तरह का एक डायरेक्ट कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करने की वजह से ये कंट्रोल ख़त्म हो गया। एंड अब मतलब उनको भी उनके राइट्स मिलने, मतलब उनके राइट्स देने के लिए, वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके राइट्स देने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो ब्रसेल है, मतलब फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि जो ब्रसेल है फिर वहाँ पर एक अलग ही चीज़ की गई, वहाँ पर एक अलग पॉलिसी लाई गई, यानी कि दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इससे क्या हुआ एक्चुअल में, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि ब्रसेल में जो अ, दोनों कम्युनिटी को जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना, तो उससे ये हुआ, क्योंकि देखो ब्रसेल में अगर ये चीज़ उन्होंने फ्रेंच लोगों ने एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि हालांकि वो लोग 80% थे बट उन्होंने एक्सेप्ट की, क्यों? क्योंकि कंट्री लेवल पर भी तो ये चीज़ हुई है, कंट्री लेवल पर डच लोगों ने एक्सेप्ट की है, तो फिर कैपिटल में भी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से इसको बैलेंस किया गया। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट निकाली गई, यानी कि सेंट्रल में से पहले स्टेट गवर्नमेंट निकाली गई, फिर स्टेट से फिर एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट निकाली गई। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब कि लैंग्वेज के बिहाफ पर कम्युनिटीज़ बनाई गई अलग अलग, जैसे जर्मन कम्युनिटी एक अलग बन गई जर्मन स्पीकर्स की, और फ्रेंच स्पीकर की एक अलग कम्युनिटी और डच स्पीकर की एक अलग कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। यानी कि अब इसमें कोई किसी एरिया का कंट्रोल नहीं था, यहाँ पर जितने भी स्पीकर किसी पूरी कंट्री में जहाँ भी रहते हैं वो उसके लिए वोट दे सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए वोट दे सकते हैं, कहीं पर भी रहते हो फिर भी उसके लिए वोट कर पाएंगे वो। और ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था कल्चरल लैंग्वेज और एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था। जब ये बेल्जियम ने ये डिसीजन लिया तो इससे क्या हुआ कि असल में जो पार्टीशंस वाली जो प्रॉब्लम आने वाली थी, ठीक है, असल में उससे उन्होंने अपनी कंट्री को बचा लिया। यानी कि एक समझदारी से डिसीजन लिया बेल्जियम गवर्नमेंट ने। तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो कंट्री है वो एक सिविल वॉर की तरफ जाने से बच गई और वहाँ के लोगों को भी उनके राइट्स मिल गए, और काफ़ी पावरफुल ये सिस्टम ने काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। एंड फाइनली 1993 के अंदर बेल्जियम शिफ्ट हुआ एक यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम में। और इस लेवल पर उन लोगों ने, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से उन्होंने इसको परफॉर्म किया, फॉलो किया इस पूरे इन सब पॉलिसीज़ को, और वहाँ पर एक पीस मेंटेन हो गया। और बाद में जब यूरोपियन यूनियन का एक पूरा, मतलब पूरा यूरोप जब एक हुआ, सारी कंट्रीज जब एक हुई, उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया यूरोपियन यूनियन ने। तो उनका जो हेड क्वार्टर था, तो हेड क्वार्टर को लेकर जब उन लोगों ने सोचा तो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल, वहीं पर इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने अपना हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश किया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था और जो माइनॉरिटी के जो राइट्स है उनको दिए थे, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से यूरोपियन यूनियन ने अपना हेड क्वार्टर वहीं चुना, बेल्जियम में ही, और आज भी वहीं पर है और काफ़ी पावरफुल कंट्री बन चुका है बेल्जियम अब। तो कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है?
ये भी एक तरह का पावर शेयरिंग है, और इसमें क्या होता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी सीट से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है और आपस में पावर शेयरिंग करती है साथ में, और दोनों मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसके बाद आपका टॉपिक है पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स या बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेनिफिट्स में दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट, जिसके अंदर जिसके अंदर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस बताए गए हैं, तो हम पहले उन्हें समझ लेते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस वो रीजंस होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन लेती है कोई पार्टी पावर शेयर करने से पहले, तो चेक करते हैं कि इससे कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कंट्री की जो पॉलिसीज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो कंट्री के अंदर जो पब्लिक अलग अलग कम्युनिटीज है उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। अब इसके अलग अलग पॉइंट्स को हम समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि जब इस तरह से कैलकुलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसमें यह होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाले होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। पहली चीज तो ये है। अब इसका सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है कंट्री के अंदर, यानी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बिल्कुल न के बराबर होती है अगर बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन लिए जाए तो। तीसरा पॉइंट इसका ये बनता है कि जो कंट्री की जो यूनिटी है वो मेंटेन रहती है इससे, यानी कोई भी कम्युनिटी इससे हर्ट नहीं होती है, तो उससे कंट्री की जो यूनिटी है वो मेंटेन रहती है। ये इसके तीन पॉइंट थे। अब हम मूव करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पर, जो कि एक मॉरल रीजन पर बेस्ड है। उसके भी कुछ पॉइंट्स है, हम वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये है कि पावर शेयरिंग क्या है, एक स्पिरिट है। पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसमें लोग खुद, यानी पब्लिक जो पीपल होते हैं वो खुद अ, इस गवर्नमेंट में, इस पावर शेयरिंग के अंदर खुद एक पार्टिसिपेट होते हैं इसके अंदर। मतलब उन्होंने ही वोट दिया है, उन्हीं के वोट के जरिए एक लीडर फॉर्म उन्होंने किया है, और वही लीडर फिर उनके सपोर्ट में डिसीजन ले रहा है। तो इसमें एक इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का भी होता है। और इस तरह की पावर शेयरिंग से, इस तरह की मतलब डेमोक्रेसी होने की वजह से ये होता है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जिससे कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से में सिटीजन्स जो पब्लिक होती है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक है कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कौन कौन से फॉर्म है पावर शेयरिंग के। तो जो पहला फॉर्म है हम पहले वो समझ लेते हैं। पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स में एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। तो यही एक, अब ये एक हॉरिजॉन्टली पावर शेयर इसमें की गई है। तीनों इक्वल रहते हैं, तीनों को इक्वल पावर मिली हुई होती है। तो ये एक्चुअली कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और इसको मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट टॉपिक में ही, तो आप उसको अच्छे से और देख लीजिएगा। सेकंड है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जस्ट बिकॉज इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। इसमें वर्टिकली पावर शेयर की जाती है। इसके अंदर जैसे सबसे पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यानी इसमें स्टेट्स फॉर्म किए जाते हैं कम्युनिटी के हिसाब से। इसके बाद और वो स्टेट भी अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसके बाद आता है फिर एक लोकल गवर्नमेंट या एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक ही बात होती है। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो सिटी लेवल पर होती है, यानी कि एक स्टेट में कई सारी सिटीज होती है, तो अलग अलग सिटी के पास भी एक सेपरेट उनकी गवर्नमेंट शेयर की जाती है उनके साथ, ताकि वो भी इंडिपेंडेंटली होकर अपनी लोकल जो पब्लिक है उनके लिए एक खुद से डिसीजन ले सके, ताकि वो इजीली उस गवर्नमेंट को रन कर सके, या लोगों की जो नीड्स है और जो लोगों की डिमांड्स है वो पूरी हो सके। और इसके बाद आता है फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के बेस पर गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, यानी पावर शेयर की जाती है उनके साथ। जैसे किसी कंट्री की, जैसे बेल्जियम के अंदर ही हमने देखा था कि बेल्जियम में ही
तीन अलग अलग ग्रुप्स थे। एक तो डच पीपल थे, एक थे फ्रेंच पीपल और एक थे जर्मन स्पीकर्स। तो तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी ताकि उनके जो बेसिक इश्यूज है उनके लिए उस गवर्नमेंट, वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो उसके उसके लिए आवाज उठा सके और उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सके। और पूरी कंट्री में जहां पर भी उस कम्युनिटी के लोग मौजूद होते हैं वो उसके लिए वोट कर सकते हैं बिना किसी रीजनल बाउंड्री के। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, जो फिर से एक कॉलिशन पावर शेयरिंग है। और इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टी कोई एक मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है तो वो मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पावर शेयर करते हैं आपस में और कंट्री को अच्छे से रन करते हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है और अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।